आज हम बात करेंगे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया के बारे में। ब्रिटिश रूल के दौरान सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंट्रोल भी एस्टैब्लिश किया गया। इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटिश नीड्स एंड प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली चेंज किया गया। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हम तीन मेन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं: फेज़ ऑफ मर्केंटलिज्म, फेज़ ऑफ फ्री ट्रेड और फेज़ ऑफ फाइनेंस इंपीरियलिज्म। अब हम इन तीनों फेजेस को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे इनका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में पॉलिटिकल पावर गेन की। इसके बाद शुरू हुआ मर्केंटलिज्म का फेज़। मर्केंटलिज्म का सिंपल मतलब था कॉलोनी का एक्सप्लॉयटेशन और ब्रिटेन का एनरिचमेंट। जबकि इंडियन गुड्स पर ब्रिटेन में हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती थीं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गुड्स इंडिया के मार्केट में सस्ते और इजीली अवेलेबल हो गए। फेज़ ऑफ मर्केंटलिज्म, फेज़ ऑफ फ्री ट्रेड और फेज़ ऑफ फाइनेंस इंपीरियलिज्म। अब हम इन तीनों फेजेस को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे इनका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया को बना दिया गया रॉ मटेरियल्स का सप्लायर, जैसे कॉटन, सिल्क, इंडिगो और स्पाइसेस। ये रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते दाम पर ब्रिटेन भेजे जाते थे। वहीं ब्रिटेन में ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ। इंडिया की इनकम, टैक्सेस और ट्रेड के थ्रू ब्रिटेन ट्रांसफ़र होने लगी। इस फेज़ का मेन गोल था मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इन रॉ मटेरियल्स से फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते थे और फिर वही गुड्स महंगी प्राइसेस पर इंडिया में सेल किए जाते थे। इंडिया को बना दिया गया रॉ मटेरियल्स का सप्लायर, जैसे कॉटन, सिल्क, इंडिगो और स्पाइसेस। ये रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते दाम पर ब्रिटेन भेजे जाते थे। वहीं ब्रिटेन में इन रॉ मटेरियल्स से फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते थे और फिर वही गुड्स महंगी प्राइसेस पर इंडिया में सेल किए जाते थे। इस प्रोसेस में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई। इंडियन वीवर्स को फोर्सफुली लो प्राइसेस पर अपना माल बेचना पड़ता था। काफ़ी वीवर्स बेरोज़गार हो गए। कई लोगों ने अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड पर कंप्लीट मोनोपोली बना ली। कोई इंडियन ट्रेडर फ्री ट्रेड नहीं कर सकता था। इसी फेज़ में ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ। इंडिया की इनकम, टैक्सेस और ट्रेड के थ्रू ब्रिटेन ट्रांसफ़र होने लगी। इस फेज़ का मेन गोल था मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट। 1813 का चार्टर एक्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इस एक्ट के बाद और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। धीरे धीरे इंडियन विलेज इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह कोलैप्स हो गईं। इंडिया को बना दिया गया रॉ मटेरियल्स का सप्लायर, पर यह फ्री ट्रेड सिर्फ नाम का था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के इंडिया में एंटर करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही फ्री ट्रेड का फेज़ शुरू हुआ। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया के बारे में। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में पॉलिटिकल पावर गेन की। इसके बाद शुरू हुआ मर्केंटलिज्म का फेज़। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हम तीन मेन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। कई लोगों ने अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड पर कंप्लीट मोनोपोली बना ली। कोई इंडियन ट्रेडर फ्री ट्रेड नहीं कर सकता था। इसी फेज़ में सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंट्रोल भी एस्टैब्लिश किया गया। इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटिश नीड्स एंड प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली चेंज किया गया। इस प्रोसेस में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई। इंडियन वीवर्स को फोर्सफुली लो प्राइसेस पर अपना माल बेचना पड़ता था। काफ़ी वीवर्स बेरोज़गार हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही फ्री ट्रेड का फेज़ शुरू हुआ, पर यह फ्री ट्रेड सिर्फ नाम का था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के इंडिया में एंटर करने लगे, जबकि इंडियन गुड्स पर ब्रिटेन में हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती थीं। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गुड्स इंडिया के मार्केट में सस्ते और ईजिली अवेलेबल हो गए और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। धीरे धीरे इंडियन विलेज इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह कोलैप्स हो गईं। इंडिया को बना दिया गया रॉ मटेरियल्स का सप्लायर और ब्रिटिश गुड्स का कंज्यूमर। इस फेज़ में इंडिया की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल से ज़्यादा एग्रेरियन हो गई।
ब्रिटिश इकोनॉमी ग्रो करती रही, बढ़ती चली गई। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। इंडियन रेवेन्यू का यूज़ करके ब्रिटिश आर्मी मेंटेन की गई। ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरीज और पेंशन्स पे की गईं। इससे ड्रेन ऑफ वेल्थ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इंडियन इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो गईं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इंडिया इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बन गया। थैंक यू। जय हिंद। और इसी वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया एक पुअर और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। इस फेज़ में इंडिया की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल से ज़्यादा एग्रेरियन हो गई। इस फेज़ को कहते हैं फाइनेंस इंपीरियलिज्म। अब ब्रिटेन ने सिर्फ ट्रेड के थ्रू नहीं बल्कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इंडिया को कंट्रोल किया। इस फेज़ को कहते हैं फाइनेंस इंपीरियलिज्म। अब ब्रिटेन ने सिर्फ ट्रेड के थ्रू नहीं बल्कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इंडिया को कंट्रोल किया। रेलवेज बनाई गईं, बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए, प्लांटेशंस स्टार्ट हुईं। और ये सारा डेवलपमेंट इंडियन वेलफेयर के लिए नहीं था। रेलवेज का यूज़ हुआ रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक ले जाने के लिए ताकि उन्हें ब्रिटेन भेजा जा सके। इंडियन रेवेन्यू का यूज़ करके ब्रिटिश आर्मी मेंटेन की गई। ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरीज और पेंशन्स पे की गई। इससे ड्रेन ऑफ वेल्थ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। फार्मर्स को कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया गया, जैसे इंडिगो, टी, कॉफ़ी और जूट। फूड क्रॉप्स कम होने लगे। इस वजह से फैमिन्स और स्टारवेशन कॉमन हो गए। अगर हम ओवरऑल देखें तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल थीं। इंडियन इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो गईं, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इंडिया इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बन गया। ब्रिटिश रूल का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था बल्कि इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन था। इन तीनों फेजेस ने मिलकर इंडियन इकोनॉमी को वीक बना दिया। इस वजह से फैमिन्स और स्टारवेशन कॉमन हो गए। अगर हम ओवरऑल देखें तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल थीं। फार्मर्स को कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया गया, जैसे इंडिगो, टी, कॉफ़ी और जूट। फूड क्रॉप्स कम होने लगे और ब्रिटिश गुड्स का कंज्यूमर। रेलवेज बनाई गईं, बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए, प्लांटेशंस स्टार्ट हुईं। पर यह सारा डेवलपमेंट इंडियन वेलफेयर के लिए नहीं था। रेलवेज का यूज़ हुआ रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक ले जाने के लिए ताकि उन्हें ब्रिटेन भेजा जा सके। ब्रिटिश इकोनॉमी ग्रो करती रही जबकि इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंस और पॉवर्टी की तरफ, और इसी वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया एक पुअर और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। थैंक यू। जय हिंद।